गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर वापस आया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर पार्टनरशिप के पोर्शंस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एडमिशन, रिटायरमेंट, देन नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है डेथ। हर कोई जानता है डेथ का मतलब तो नॉर्मली मृत्यु ही होता है, बट डेथ ऑफ अ पार्टनर के केसेस में हम करते क्या क्या है, आज अपने इस लेक्चर में हम इन सारी चीजों पर ध्यान देंगे। सपोज कि एक फर्म में 3 पार्टनर थे, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। अनफॉर्चुनेटली पार्टनर बी की डेथ हो गई। पार्टनर बी की क्या हो गई? डेथ हो गई। डेथ होने के केस में 2 चीजें ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो डेथ की जो डेट होती है वो कभी फिक्स नहीं हो सकती। भाई ऑब्वियसली क्या किसी को पता होता है क्या वो किस दिन मरने वाला है? तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा जो डेथ होगी आपकी वो कैसी होगी? फिक्स्ड तो नहीं होने वाली, ठीक है? फिक्स डेट नहीं हो सकती, ठीक? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डेथ तो अनसर्टेन है। कैसी है? अनसर्टेन। क्लियर हो रही मेरी बात? अनसर्टेन है। चूंकि जब डेथ अनसर्टेन है तो हमारी अकाउंटिंग का ये रूल्स है कि जब तक कि हम अपने पूरे टाइम को कंप्लीट नहीं कर लेते, यानी हमारा एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट नहीं होता, तो उस सिचुएशन में हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं। चूंकि डेथ का केस कैसा होता है? अनसर्टेन होता है, और अनसर्टेनिटी के केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम कभी भी अपने अकाउंट्स को क्लोज या शुरू नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है। तो डेथ की कंडीशन में जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो आप सारे अकाउंट्स को नहीं बनाते, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ उस पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं जिसकी डेथ हुई हो। यानी यहां पर हम केवल और केवल डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यानी डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज्ड वर्ड का मतलब आपको पता है ना? मृतक व्यक्ति। जिस भी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी यहां पर हम केवल उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जितनी भी चीजें हम पहले करते थे, यानी डेथ के केस में भी हम उसका एनपीएसआर कैलकुलेट करेंगे, गुडविल में जितना भी डिसीट पार्टनर का शेयर होगा वो देंगे, ठीक है? और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी जाती है, प्रॉफिट। यहां पर डेथ के केस में आपको निकालना होगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ। ये यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है? उसके बाद में आप उसका कैपिटल अकाउंट बना लोगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है? और अगर क्वेश्चन बोलता है तो आप बैलेंस शीट बना लो, अदरवाइज हमें बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। डेथ के केस में 90% आप ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना होगा? डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और चूंकि वो पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर था, इसलिए आपको वो सारी चीजें जिस पर उसका राइट है ये उसको देना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात मेरी? ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट। जैसा मैंने बताया कि डेथ के केस में आपको क्या क्या करना है, तो यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या, हम अपना एनपीएसआर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर हम जो सबसे पहली चीज करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम। जैसा हमने रिटायरमेंट की लास्ट क्लास में पढ़ा था, एकदम सेम सब कुछ वैसा ही है, यहां पर भी कुछ नहीं। लेट्स टेक एग्जांपल, A and B
and C are the partners in the partnership firm C died on 30th June 2022. They all partner divided their profit sharing, their profit and loss आप लिख लो, in equally. Calculate new profit sharing रेशियो. मैंने एक एग्जांपल इसलिए ले लिया क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझना थोड़ा इजी होगा. ठीक है, आप देखो यहां पर कह रहा है ए बी सी आर द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, जिसमें से आपका पार्टनर सी ही डाइड ऑन 30th जून. ठीक है, देखो ये ना फाइनेंशियल ईयर के बीच में जा रहा है ना कहीं भी. ऐसा मैंने बोला था ना कि डेथ जो होगी वो कैसी होगी, अनसर्टेन. तो आप देखो वो 30th जून को मर रहा है. द ऑल पार्टनर डिवाइडेड देयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. भाई अभी तक जितने पार्टनर थे, यानी कौन कौन था पार्टनर, ए बी और सी. जैसा कि जब फर्म में 3 पार्टनर है, तीनों इक्वल ले रहे हैं, तो इनका रेशियो क्या बनता है, 1:1:1. ठीक है, अब बीसी की डेथ के बाद में एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन बचेगा. भाई अगर सी की डेथ हो जाती है तो एग्जिस्टिंग कौन बचेगा, ए और बी. तो भैया यहां पर नया रेशियो निकालने में कोई इशू नहीं होना चाहिए. आपका NPSR हो जाएगा 1:1. दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर. एकदम सिंपल लॉजिक यहां पर यूज करेंगे. जब तक क्वेश्चन कुछ ट्रिकी नहीं होगा तब तक आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे. जिस भी पार्टनर की डेथ हो गई आप उसके शेयर को इग्नोर कर देंगे और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर बचा वही बन जाता है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे और नहीं भी मिलेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इसकी स्लाइड्स प्रोवाइड कराऊंगा. ओके, लेट्स मूव. अब इसमें मुझे बहुत ज्यादा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं इस पोर्शन पर बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेता. मुझे पता है कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें कितने इंपॉर्टेंट है. तो बच्चों मेरा जो मेन फोकस है वो रहेगा प्रॉफिट निकालने में. जैसा मैंने बताया था, तो अभी हम सीखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ deceased partners profit, partners या पार्टनर प्रॉफिट. देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है. कभी कभी क्या होता है, ये आपके चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी के स्टूडेंट हो, आप आईएससी के स्टूडेंट हो, पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कई बार दे देता है. तो उस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट. 2 मेथड्स बनाए गए हैं. एक मेथड होता है ऑन टाइम बेसिस और दूसरा है ऑन टर्नओवर बेसिस. 2 मेथड बताए गए. टर्नओवर को शायद आप थोड़ा कम पहचानो, इसको सेल्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, एक होता है टाइम बेसिस और एक होता है टर्नओवर बेसिस. टाइम और टर्नओवर के बीच में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है. वो क्या है भाई, टाइम का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला ना कि बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस अपने अकाउंट को हमेशा ईयरली मेंटेन करता है. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ईयरली कर सकता है, बट फॉर्चुनेटली वो करता है ईयरली ही मेंटेन है. ठीक है, तो
लास्ट ईयर की जो भी चीजें होती है, यानी सपोज आपका अकाउंट आप क्लोज करते हो हर साल 31 मार्च को, तो यहां तक तो आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। सपोज आपके ये जो पार्टनर है उनकी डेथ हो जाती है 30 जून को, क्लियर हो रही बात ना, 30 जून को, तो अकॉर्डिंग टू टाइम बेसिस इस ड्यूरेशन से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, यानी 31 मार्च, यानी जहां पर आपने अपनी बुक्स को क्या किया है, बुक्स क्लोजिंग डेट, ये आपकी क्या है, बुक्स क्लोजिंग डेट, यहां से जिस दिन उसकी डेथ होगी, यानी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, डेट ऑफ हिज डेथ, उस ड्यूरेशन को हम कैलकुलेट करेंगे किस बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर, ठीक है। कैसे भाई, 31 मार्च को आप अकाउंट क्लोज करते हो, उसकी डेथ कब हुई, जून को, तो यानी अप्रैल, मई और जून 30 को लिया गया यानी जून, तो यहां पर आप जो उसको देने वाले हो प्रॉफिट, वो कितने महीने का बचा है, 3 मंथ्स का। क्लियर हो रही मेरी बात। तो अक्सर टाइम बेसिस पर हम क्या करते हैं, एज पर द टाइम हम अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दो ही चीजें टाइम बेसिस पर आपको ध्यान रखनी, पहली क्या, बुक्स क्लोजिंग डेट, और दूसरी क्या, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। देखो टाइम बेसिस पर दो चीजें अप्लाई हो सकती हैं, या तो वो 30th, 31st या 1st को मर रहा है, तो उस कंडीशन में आप मंथ बेसिस पर चलेंगे, ठीक है। अगर सपोज पार्टनर जो है उसकी पार्टनर्स डेथ, आपके पार्टनर्स की डेथ जो है वो 2nd को हो जाए, 3rd को हो जाए, 4th को हो जाए, 5th को हो जाए, किसी भी दिन हो गई, एक्सेप्ट आपकी कौन कौन सी डेट मैंने बताई थी अभी, 30th, 31st एंड 1st, तो आप हमेशा डेज के लेवल पर कैलकुलेट करेंगे, किस बेसिस पर, डेज बेसिस पर। क्लियर हो रहा है मेरी बात। यानी अगर एक्सेप्ट 30, 31st और 1 के अलावा किसी भी दिन अगर पार्टनर की डेथ होती है, तो फिर आप मंथ में ना जाकर के कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेज से, ठीक है। लेकिन अगर उसकी डेथ 30, 31st या 1st होती है, तो फिर आप कैसे जाओगे, आप जाओगे मंथ वाइज, कैसे जाओगे, मंथ वाइज। क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अभी क्वेश्चन लूंगा, तो ये प्रॉब्लम एकदम क्लियर हो जाएगी। फिलहाल नेक्स्ट मूव करता हूं मैं अपने टर्नओवर बेसिस पर। देखो टाइम और टर्नओवर का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों पैरेलल चलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन मोटिव यहां पर भी वही है। सपोज आपकी बुक क्लोज होती कब, 31st मार्च को, ठीक है, यानी ये आपकी कौन सी डेट हो गई, ये हो गई आपकी बुक क्लोजिंग डेट, ये हो गई आपकी बुक क्लोजिंग डेट, ठीक है। फिर आ जाओ उस पॉइंट पर जिस डेट को उसकी डेथ हुई है, मैंने क्या अज्यूम किया है, वो किया है मैंने 30th जून को, यानी ये भी क्या हो गया, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ऑफ हिज डेथ। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर तुम देख रहे थे ना, मैं उसने मंथ ले रहा था, मंथ का प्रॉफिट ले रहा था, बट अगर हम टर्नओवर मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक की हम क्या ले लेंगे, सेल्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सेल्स। क्लियर हो रही बात। यानी अगर हम टर्नओवर मेथड को अप्लाई करते हैं, तो इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक के हम क्या ले लेंगे, सेल्स, और अगर हम टाइम बेसिस को फॉलो करते हैं तो क्या ले लेंगे, टाइम। क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक है। फिलहाल इसको आप लोग नोट डाउन करो, उसके साथ ही मैं नेक्स्ट अभी जब क्वेश्चंस पर आऊंगा तो ये काफी इजी हो जाएगा समझना आपके लिए। फिलहाल अगर कोई कंफ्यूजन होती है इसके बावजूद भी, तो आप मुझे कमेंट करिए। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल। देखो मैंने बोला जैसा कि टाइम बेसिस पर पहले हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ ही चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5:3:2। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2020
ये देखिए जो आपकी बुक्स है वो कब क्लोज हो रही है, 31 दिसंबर को। इट वॉज ₹2,40,000। तो सबसे पहले जितना लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको ले लीजिए, लिख लेंगे हम प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर। क्लियर हो रही बच्चे, कितना है, 2,40,000। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है Z डाइड ऑन 31 मई। मैंने याद दिला रहा हूं, मैं टाइम बेसिस पे मैंने क्या बताया था, बुक क्लोजिंग डेट पहले ले लो, एक एरो बना लिया करो तो क्वेश्चन कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो बुक क्लोजिंग डेट आपकी कौन सी है, 31 दिसंबर 2020। ठीक है। और आपके पार्टनर की जो डेथ हो रही है वो कब हो रही है, 31 मई को। तो आप यहां से यहां तक आ जाओ, 31 मई 2021। अब आप काउंट कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने महीने निकल के आ गए, 5 मंथ। तो आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो कब तक का चाहिए, 5 मंथ्स का। ठीक है। अब आप लिखो यहां पे प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है भाई, कितने महीने मैंने बताया, 5 मंथ्स। ठीक है। तो पहले अब आपको पूरे 5 महीनों का प्रॉफिट ले लेना है। तो कैसे निकलेगा भाई, चूंकि एनुअल प्रॉफिट था 2,40,000, इसको क्या कर देंगे, 5/12 कर दिया। जब 5/12 कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 2 10। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1 लाख आ गया। जब ये प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1 लाख, तो अब चूंकि ये प्रॉफिट पूरी फर्म का है, आपको पूरी फर्म को तो प्रॉफिट नहीं देगा ना, क्योंकि बाकी पार्टनर्स तो फर्म को कंटिन्यू करने वाले हैं। कौन से भाई साहब हैं जो फर्म को कंटिन्यू करने वाले नहीं है, जेड। तो जब आपका प्रॉफिट निकल आया तो अब आप सिंपल सा एक क्वेश्चन रेज कर देंगे यहां पे, क्या, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है भाई। चलिए अब जरा z का शेयर देख लेते हैं, क्या है, 5:3:2, यानी z का है 2/10। तो 1 लाख इंटू 2/10 कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दो, ये कितना बचेगा, 20,000। यानी z शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकल आया, 20,000। ठीक है। अब क्या बोल रहा था कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो चूंकि हम डेथ के केस में प्रॉपर अकाउंट तो बनाते नहीं है, ठीक है, हमने क्या किया भाई, डेथ हो गई है तो उसका जो भी रेशियो है, जो भी शेयर है वो उसको दे देते। पर जब हम प्रॉपर अकाउंट बनाते नहीं तो मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है उसे एक्यूरेट नहीं माना जाता है। ठीक है। और इसी वजह से जब आप इसकी जर्नल एंट्री करते हो बच्चे, तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी वो भी मैं बता दे रहा हूं। इसकी जर्नल एंट्री को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू जो आपका डिसीट पार्टनर है, कौन है, जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कितना प्रॉफिट निकाला आपने, 20,000 से डेबिट और 20,000 से क्रेडिट। क्लियर हो गई बात। देखो एकदम सिंपल सा था, मैंने क्वेश्चन को कहीं भी अलग नहीं लिया। हमेशा देखिए अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन की रूट में जाइए। जब आप क्वेश्चन की रूट में जाएंगे तो सॉल्यूशन अपने आप सीखना। क्लियर हो रही बात, इसे कॉपी करिए फिर मैं आगे मिलता हूं। Okay, let's take one more question of turnover basis. ठीक है। टर्नओवर बेसिस के लिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, देखिए टर्नओवर में कुछ नहीं करना होता, जैसा आपने टाइम में किया है वैसा ही आपको टर्नओवर में करना है। ठीक है। तो बल्कि मेरा एक फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले को लिख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर multiplied by sale till the date of
डेथ डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर सेल्स। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखता हूं। कहता है कि ए बी सी आर द पार्टनर्स इन द फर्म, डिवाइडेड प्रॉफिट 532, जिसमें से पार्टनर ए की डेथ हो रही है, ए डाइज ऑन 31 मई 2014। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आगे क्या कहता है, द सेल्स एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013 रुपीज 4,80,000, यानी लास्ट ईयर का सेल्स आपको दे रखा है कितना, 4 लाख, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 80,000। आगे कहता है द सेल्स अप टू द 31st में, यानी उसकी डेथ के दिन तक की सेल्स भी दी हुई है, वो कितनी दी है भाई, 1,50,000। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही। अब क्या करो, पहले सिर्फ फॉर्मूले पे रख लो। ठीक है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 80,000 मल्टीप्लाइड बाई सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, वो कितनी है भाई, 1,50,000 डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर सेल्स जो मैंने बताया था वो कितनी थी, 4 लाख। क्लियर हो रही मेरी बात। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 0 0, ये हो जाएगा 4 2 8, यानी आपका जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 30,000 आ गया। क्लियर हो रही मेरी बात, कितना आ गया, 30,000 आ गया। ठीक है, सबको क्लियर हो रही है, कोई कंफ्यूजन, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं मुझे अभी। ठीक है, अब जब आपका प्रॉफिट आ गया 30,000, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्रॉफिट हमेशा किसका आया है, फर्म का। ठीक है, अब इसमें इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, यानी एज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब एज शेयर ऑफ प्रॉफिट करोगे तो क्या करोगे बेटा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई ए का शेयर क्या था, 5, यानी 5/10 कर दो, ये कितना आ गया, 15,000, यानी ए का शेयर कितना आ गया, 15,000। जैसे ही उसका शेयर आ गया, अब क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी, एंट्री नहीं बदलेगी, मेथड चाहे टाइम बेसिस लगे या टर्नओवर, एंट्री वही बनेगी क्या, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, इस बार डिसीज पार्टनर आपका कौन है, ए, तो यहां लिखिएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप पूरे जर्नल के फॉर्मेट में बनाया करिए, कितना, 15,000 से डेबिट और 15,000 से क्रेडिट। क्लियर हो गई मेरी बात। तो बच्चों, जैसा मैंने बताया कि आज के सेशन में मैंने आपके सामने डेथ के कुछ बेसिक्स टर्म्स रखे, और साथ ही साथ जो डेथ का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेशन, उसके दोनों मेथड मैंने आपको आज करा दिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के पोर्शंस पर जाएंगे, और बेसिकली मेरा इस क्लास को लाइव ले जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे वो आईएससी के हो, मेरे वीडियोस को देखें, और जो भी डाउट हो आप मुझे जरूर कमेंट करें, जिससे कि मैं आगे उन चीजों को और इंप्रूव करके आपके सामने लाऊं। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। साथ ही साथ मैं बहुत ही थैंकफुल हूं उन व्यूअर्स का जिन्होंने कल मेरे चैनल से लॉन्च हुई एक नई वीडियो स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही अच्छा प्यार दिया है, और मैं चाहता हूं कि आगे भी आप लोग इसी तरह अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच।